अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है और इस हलचल में होने वाली सबसे बड़ी खबर आज हम न्यू पाकिस्तान में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश अब कर दी गई है। देखना यह है कि ये बाजी कौन जीत कर जाता है। तहरीक एतमाद और हुकूमत ऑपोजिशन का जो जोड़ है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। देखना यह है कामयाब कौन होता है। शहर इख्तितार में जो सियासी मंजरनामा है वो खासा गर्म और खासा पुरजोश दिखाई दे रहा है। तहरीक तो जमा करवा दी गई है, लेकिन अब इसके मराहिल कौन से होंगे और इसके बाद अब क्या होने जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है या आ रही है। आने वाले चंद घंटे जो है वो निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। ये भी हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी मुंतखब वजीर आजम ने अपनी मुद्दत अब पूरी नहीं की है। अब खान साहब का, वजीर आजम इमरान खान साहब का जो इम्तिहान है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब खान साहब का मेलसी के जलसे में खिताब करते हुए ये कहना था कि अगर ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो उसके बाद अपोजिशन की खैर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये खान साहब का कहना था। बहरहाल पूरी सिचुएशन पर बात करेंगे। जो दिनों का सफर है अब वो घंटों में ऐसा लग रहा है कि तय हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ जनाब सीनियर एनालिस्ट फरीद रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे और साथ ही साथ न्यूज़ के सीनियर न्यूज रिपोर्टर अली शेर हमारे साथ होंगे। फरीद से तो हम बात करेंगे और पूरी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं अली शेर का। अली शेर, मुझे बताइएगा, ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, इस पर अब मजीद क्या कार्रवाई होगी और हुकूमत कितने दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है, मरहलावार बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये कल का बड़ा वाक़या था पाकिस्तान की तारीख का, और ये तीसरा वज़ीर आज़म है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है जो कन्फर्म है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ पेश हुई थी, वो भी नाकाम हुई थी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ पेश हुई थी, वो भी नाकाम हुई थी। और एक हवाले के तौर पे कहा जाता है कि आई चंद्रीगढ़ जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान बनने के साथ ही उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, लेकिन असम्बली का जो रिकॉर्ड है वो ऐसी कोई गवाही नहीं देता। कल मैंने असम्बली सेक्रेटेरिएट से पूछा था कि इस तरह की कुछ बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान था, तो उस वक्त कहा जाता है ये बातें ज़रूर हैं, हमने भी सुनी है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो ऐसा साबित नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि वाकई तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और वो मंजूर भी हुई थी, क्योंकि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि वो मंजूर भी हुई थी। लेकिन जो रिकॉर्ड है उसमें जिन दो वज़राए आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी वो कामयाब नहीं हुई थी, और ये इस लिहाज से जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे सामने रिकॉर्ड से साबित ये तीसरे वज़ीर आज़म इमरान खान है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि तहरीक अदम एतमाद अगर रिकॉर्ड से बात की जाए तो किसी एक भी वज़ीर आज़म के खिलाफ कभी भी कामयाब नहीं हुई। ये होती है या नहीं होती, ये एक अगला सवाल है। अब आ जाते हैं मराहल पे। जो आपने कहा वो ये है कि ये मेरे पास ये आइन की बुक है और ज़ाहिर इसके जो भी मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ इसके हवालों से वो सारा कुछ हमें पता है। ये हमारी असम्बली की जो कार्रवाई है, जिसके असम्बली के रूल्स हैं, ये हमारे पास हैं। और जिस तरह आपने भी देखा होगा कि अरकान जो है वो इन्हीं से हेल्प ले रहे होते हैं जब इजलास हो रहा होता है, तो इसी तरह हम जो पार्लियामेंट कवर करते हैं हम भी इन्हीं से हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, यही असम्बली कवायद है। तो इसमें बड़ा क्लियरली जो है ये बात कही गई है, आइन बड़ा क्लियर कहता है कि जिस दिन भी रेक्विजिशन जमा कराई जाएगी, रेक्विजिशन जो है वो इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन की तरफ से जमा कराई जाती है, जिस दिन जमा कराई जाएगी उससे अगला दिन काउंट होगा और 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इजलास बुलाया जाना जरूरी है। इट मीन्स कि आज की जो तारीख है, कल तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, कल का दिन काउंट नहीं होगा। आज से लेके जो 14 दिन है वो गिनेंगे तो वो बनते हैं 22 मार्च को, और 22 मार्च को OIC का वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है इसी पार्लियामेंट हाउस में, इसी कौमी असम्बली ऐवान में। लेकिन इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि ये इजलास जो है वो उससे पहले बुलाया नहीं जा सकता या इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है और माजी में ये बात का तो होता भी रहा है। यहाँ एक स्टेट बैंक की पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी कौमी असम्बली के इजलास होते रहे हैं, सेनेट के भी होते रहे हैं। अब ये स्पीकर साहब पे है कि वो उसको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल करते या नहीं करते, लेकिन ये एक नुक्ता इंपॉर्टेंट ज़रूर पैदा हो गया है कि 14वां दिन जो है वो तो 22 तारीख को बन रहा है और 22 को OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस है,
23 को उन्होंने योम पाकिस्तान की परेड में जाना है, वज़ीर ख़ारिजा जो मुस्लिम ममालिक के आ रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इबहाम क्रिएट हो गया है कि या तो हुकूमत को इससे पहले इजलास किसी भी दूसरी जगह बुला के, उसकी वजह यह है कि इस ऐवान में तकरीबन ये इजलास होना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि उसकी जितनी तज़ीन और आयश हो रही है, मुख्तलिफ जो कारपेट्स हैं वो उखाड़े गए हैं, दीवारें मुरम्मत की जा रही हैं वगैरह वगैरह, तो उस लिहाज से बज़ाहिर वहाँ पे तो होता मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन किसी दूसरी जगह पे होता है या नहीं होता, अगर स्पीकर साहब 22 को नहीं बुलाते तो एक तरह से ये आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। उसकी पेनल्टी क्या होगी वो एक अगली बहस है। अगला तरीका क्या होगा, जिस दिन में ये इजलास बुलाया जाएगा उसका सेक्रेटरी, ये लिखा है 37(2) में, 37(2) रूल है कौमी असम्बली का, ठीक, उसमें साफ साफ लिखा है कि सेक्रेटरी जो है वो जो नोटिस होगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इत्मीनान जमा हो चुकी है, उसको अरकान में जल्द अज जल्द तकसीम करेगा, उनको इतला करेगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ ये तहरीक आ चुकी है, अब उसकी तहरीक पेश होना है। तहरीक पेश होने के लिए ये होगा कि 172 अरकान जो हैं उनको ये वोटिंग का मरहला आएगा, लेकिन उससे पहले जो जब तहरीक पेश करने के लिए अरकान खड़े होंगे तो वो 172 अरकान तहरीक के हक में वोट देंगे। खबरें जो सरगर्म हैं, फिर उस पे स्पीकर को जो खबरें सरगर्म है वो तो यही सामने आ रही है कि 172 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या नंबर सामने आ रहा है? वो तो ज़ाहिर है हुकूमत भी दावा कर रही है कि हमने 8 अरकान तोड़ लिए हैं और अपोजिशन दावा कर रही है कि हमने 24 तोड़ लिए हैं। अब ये तो वक्त साबित करेगा कि वहाँ पे उस वक्त होता क्या है। उसकी वजह यह है, मैं वो आपको एक चीज़ शार्ट सी बता दूँ, वो ये थी कि जब तहरीक पेश होगी तो 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं होगी और 7 दिन के बाद नहीं होगी। ये वो दौरानिया होगा जब स्पीकर जो है वो उस तहरीक इत्मीनान पे जो इल्जामात लगाए गए हैं कि वज़ीर आज़म नाकाम हो गया, उसकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम होगी, उस पर बहस होगी। ठीक, 7 दिन से ज्यादा नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें 22 को इजलास तलब कर लिया जाए तो भी 7 दिन उसके बाद चले जाएंगे, और अगर इजलास जो है वो मुमकिन तौर पर जिस तरह के बाजार नजर आ रहा है कि 23 मार्च को वैसे छुट्टी होगी, योम पाकिस्तान होगा, 24 या 25 को इजलास बुलाया जाता है, तो भी ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल मार्च के आखिरी दिनों में या अप्रैल के पहले 1 आध दिन तक जो है ना वो जाता हुआ नजर आ रहा है, बहस वगैरह करने के बाद। अगली बात है कि तरीकाकार क्या होगा वोटिंग का। ये ओपन वोटिंग होगी, ये सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी। बहुत से लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है, वो ये समझते हैं कि जी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो है वो हुकूमत की अक्सरियत होने के बावजूद ऐवान में हार गए थे यूसुफ रजा गिलानी से, लेकिन वहां दौर लग सकता है क्योंकि वोट अंदर खान ने खुफिया देना होता है, पता नहीं चलता किसने दिया किसने नहीं दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सादिक संजरानी जो है वो अपोजिशन के वोट लेके जो है वो जीत गया, जब दोबारा वो यानी अपोजिशन की अक्सरियत है इसके बावजूद वो जीता, और फिर जब कौमी असम्बली में डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद वजीर आजम ने आज खुद एतमाद का वोट लिया तो वो पहले से भी 2 वोट ज्यादा ले गए। वही अरकान थे जिन्होंने खुफिया तौर पर हुकूमत के उम्मीदवार यानी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ वोट दिया था, उन्होंने खड़े होकर वहां वजीर आजम के हक में वोट दिया। अब की बार जो है ये खड़े होकर वोट देना होगा वजीर आजम के हक में और मुखालफत में। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अपने अरकान को ऐवान में आने ही नहीं देंगे। ठीक, 172 जो है वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। अपोजिशन के पास फिगर है 162, 162 भी मशकूक फिगर है। मशकूक मैं क्यों कह रहा हूं, इस वजह से कि अली वजीर जो साबिक फाटा से रुकने कौमी असम्बली हैं वो गिरफ्तार हैं। पहले भी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो कम ही स्पीकर साहब जारी करते रहे, 1 आध बार जारी किया वरना नहीं करते रहे। इसी तरह जमात इस्लामी जो है जिनसे अभी कुछ ही देर में शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिराजुल हक साहब से मुलाकात करने वाले हैं और उनका एक रुकन है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। जमात इस्लामी की शूरा का यह फैसला था कि अगर अपोजिशन अलल ऐलान ये यकीन दहानी कराए कि 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, अगर तहरीक इत्मीनान कामयाब हो जाती है उसको खींचा नहीं जाएगा तो जमात इस्लामी उसकी सपोर्ट करेगी, अदरवाइज जमात इस्लामी न्यूट्रल हो जाएगी। अगर इस फिगर को देखा जाए तो फिर वो अपोजिशन का फिगर आ गया 160 पे। इस वक्त हुकूमत के पास कुल वोट हैं 179 ठीक, और हुकूमत अपोजिशन के पास है 162 और वोट चाहिए 172। अगर उस तरह देखा जाए तो फिर 10 वोट चाहिए अगर अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, जमात इस्लामी अपोजिशन का साथ देती है, और अगर ये दोनों माइनस होते हैं तो फिर 12 वोट चाहिए, और अगर जमात इस्लामी साथ देती है और अली वजीर जो है उसको नहीं लाया जाता प्रोडक्शन ऑर्डर पे तो फिर 11 वोट चाहिए। शेर सारी बात अब जो है वो आप पहुंची है नंबर गेम पर, और जो ये नंबर गेम है ये तब्दील हो सकती है
जब तक जो है आपने बताया कि जो ये 14 दिन है ये मुकम्मल नहीं होते और ये बड़े ज़रूरी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं आने वाले 14 दिन, इसमें कुछ भी तब्दीली आ सकती है और नंबर गेम तब्दील होने के चांसेस भी हैं दोनों तरफ से। देखिए, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। अब उसकी एक बड़ी मैं आपको चीज़ ये बताऊं कि जो मशकूक अरकान हैं पीटीआई के, उनकी तादाद जो है वो सिविल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वज़ीर आज़म के ताबे आती है, उनकी तादाद 28 रिपोर्ट की गई है वज़ीर आज़म को कि ये वो लोग हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिनको मनाने की ज़रूरत है और इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अपोजिशन ने भी उसका एक तोड़ निकाला है। वो ये निकाला है कि अपोजिशन उन अरकान को कह रही है जो उनके पक्के हैं कि आप अपनी जो मोबाइल सिम्स है, अपने नंबर जो है उनको चेंज कर लें ताकि उनको मॉनिटर ना किया जा सके कि वो कहाँ पे हैं। ये पता रहे कि यानी वो नंबर अपोजिशन को तो वो नंबर अपना फोन नंबर दे देंगे कि वो जहां पे है उनके उनसे राब्ते में रहें। इसी तरह सेम पोजीशन जो है वो अपोजिशन की साइड पे भी है कि हुकूमत जो है वो उनके अरकान जिनके वो 8-10 का दावा कर रही है वो उनको भी मॉनिटर कर रही है कि ये वाकई हमारे साथ हैं। एक और दिलचस्प बात वो ये थी कि हमें अपोजिशन के जराए ने कुछ दिन पहले बताया था कि हम ये भी कर रहे हैं कि अब जो हुकूमत के यानी पीटीआई के जो अरकान हमें यकीन दहानी करा रहे हैं, हम उनको पक्का करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम उनसे तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन पर साइन करवा लें ताकि वो बाद में उससे मुकर ही ना सकें। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जब कल रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद आई तो उसके ऊपर हुकूमत के नाराज किसी रुकन का भी कोई साइन नहीं था। तो इसका मतलब है या तो उनको नाकामी हुई या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि उन्होंने हिकमत अमली के तहत कि अगर आज सिग्नेचर से ये बेनकाब हो गए कि ये पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो हुकूमत उनको पहले से मैनेज कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों वजूहात में से कोई भी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि उनमें से किसी के दस्तखत नहीं। ठीक है अली शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फरीद रईस ने भी हमें ज्वाइन किया। फरीद, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इससे पहले अली शेर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे भी मौजूद हैं और वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात कर रहे थे कि जो आने वाले चंद रोज हैं, जो चंद दिन हैं, बल्कि बात तो अब शायद घंटों पर पहुंच गई, कुछ भी तब्दीली रूनुमा हो सकती है, नंबर गेम भी चेंज हो सकती है। अच्छा जी, आप मुझे बताएगा कि ऑपोजिशन को किसकी मदद हासिल है? हुकूमत नाराज जो अराकीन है उनसे भी, उनको भी मनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? फरीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नबी, आप प्लीज अपना सवाल दोहराइए। फरीद, तहरीके अदम एतमाद पेश की जा चुकी है, हुकूमत जो है वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है जबकि ऑपोजिशन कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। क्या होने जा रहा है? बात दिनों से घंटों पर पहुंच रही है, आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नबिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो तहरीके अदम एतमाद में इसका मोमेंटम तो काफी दिनों से बन रहा था और अब पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद जो है इसका मोमेंटम और ज्यादा तेज हो गया। एक तरफ बिलावल भुट्टो सिंध से निकले, लॉन्ग मार्च लेकर निकले और अपने साथ जो है वो लोगों का एक जम गफीर था उनके साथ, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन के बड़े सर जोड़ कर बैठे रहे और बार बार ये नंबर गेम्स की बात होती रही। लेकिन अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेंबली की अगर आप बात करें तो नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन के नंबर नहीं है, उसके अंदर हुकूमत मेजॉरिटी की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सेनेट की बात करें तो सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन की मेजॉरिटी है। गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से बात हुई और दूसरी चीजों के ऊपर, और सेनेट के अंदर भी अपोजिशन को जो है वो शिकस्त हुई। अपोजिशन के मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, मुख्तलिफ लोगों से जब हमारी बात हुई और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करते हैं, तो जहां पर आपके पास नंबर्स थे यानी इन सेनेट में, वहां पे तो आपको शिकस्त हो गई। लेकिन जहां पे आपके पास नंबर नहीं है, आप वहां पे तहरीक अदम एतमाद कैसे ला सकते हैं? वहां पे आप नंबर कैसे पूरे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही तो वो चीज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपको ये जानती है कि 342 के ऐवान के अंदर 172 मेंबरान या टोटल 172 लोग चाहिए अगर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना है। तो अब अपोजिशन का ये दावा है, या अपोजिशन का दावा है कि उनके पास जो है वो जो नंबर्स हैं वो 180 हैं और 180 का टारगेट उनके पास है। वो 180 मेंबरान को जो है वो लाएंगे और इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें अपोजिशन की जो तादाद अगर देखें ऐवान के अंदर तो वो 162 है, 162 है। यही वो चीज है जिसके ऊपर बार बार बात की जा रही है। आपने गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी का वो बयान, वो एक स्टेटमेंट सुना कि ये हाथ मेरे आजमाए हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जो है अपोजिशन ये दावा कर रही है कि
हमारे पास नंबर्स है और यकीनन वो नंबर्स उनकी अपनी सफों से नहीं होंगे। उन नंबर्स को पूरा करने के लिए वो यकीनन उनकी निगाहें जो है वो पीटीआई के अंदर जो अरकान असम्बलियां उनके ऊपर हैं, खास तौर के ऊपर जहांगीर खान तरीन, अलीम खान का साथ मिल जाना, ये वो चीजें जिसके ऊपर निगाहें मरकूज की थी अपोजिशन ने। दूसरी तरफ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि गुज़िश्ता अरसे के अंदर जो हुकूमत के इत्तेहादियां उनकी मुलाकातें होती रही हैं अपोजिशन के जमातों के हवाले से, जिसके अंदर अगर आप देखें एमकेएम, अगर आप देखें एमकेएम की मुलाकात हुई है, उसके अंदर आप मुस्लिम लीग खाफ को देखें, उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो यकीनन अपोजिशन की निगाहें जो मरकूज हैं वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप, वो एक वजन है। मैं आपको बताऊं, आप ये समझने की बड़ी जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो एक ऐसा वजन है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी तरफ अगर रख दिया जाए तो वो जगह भारी हो जाएगी। इसका डिसीजन आज कल में हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है और जेकेटी ग्रुप जो है वो क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि एक तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो है वो उस्मान बुज़दार को हटा के जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान जो साथ मिले हैं, उनकी डिमांड है कि उनको सीएम शिफ्ट बिल्कुल फरीद, अब देखना ये है कि जो हुकूमत है या खान साहब है वो अब इन नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अरकान जो है इनको हिमायत हासिल होगी या नहीं होगी, ये देखना बाकी है। फरीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाएंगे। इससे पहले अली शेर हमारे साथ थे मौजूद। अली, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, फरीद रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे कि जो अपोजिशन की जानिब से तहरीक एतमाद पेश कर दी गई है और जो सियासी हलचल है वो अपने उरूज पर पहुंची हुई है, आने वाले चंद दिन काफ़ी अहमियत के हाबिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ एक मरतबा फिर से करते हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सवाल आपसे मेरा वही है, खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर तहरीक नाकाम हो गई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। वाज़े अल्फाज में उन्होंने जो है वो अपोजिशन को धमकी लगा दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि खान साहब जो हैं, जब इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई का और करप्शन का मतलब है कि एक तूफान खड़ा किया, तो उस वक्त ये अवाम को भाषण देते थे घबराना नहीं है। सही। मतलब जब चीनी का रेट बढ़ा तो इन्होंने कहा घबराना नहीं है। जब इन्होंने आटे का, घी का और खादों की कीमतें बढ़ा दी, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, गैस और बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो एक ही भाषण 4.5 साल पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने सुना है कि घबराना नहीं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब भाई साहब को ये पता चला कि उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ गई है तो वो घबरा भी गए और बुखला भी गए। जाहिर है जब इंसान किसी डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके आसाब जवाब दे जाते हैं, तो फिर उस वक्त घबराहट में बंदा दूसरों को गालियां देता है, धमकियां देता है और ऐसे अल्फाज कहता है कि जो मतलब है कि बयान नहीं करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो एक वजीर आज़म की तकरीर नहीं थी, बल्कि एक बुखलाए हुए और घबराए हुए और एक हारे हुए जवारी की तकरीर थी। जो जैसे कोई एक जवारी जो है वो जुआ हार जाए तो उसके बाद वो मतलब है कि लड़ने झगड़ने पर भी उतर आता है, तो ये उसी तरह अपने ठीक। तो बलोच साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं और जो है ऑपोजिशन पूरी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है कि खान साहब जो हैं वो घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म उनको मुद्दत पूरी करने की रिवायत पड़ी हुई है, तो आप समझते हैं कि इस बार भी यही होने जा रहा है? कॉन्फिडेंस है? देखिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ गेम पूरी ना होती तो फिर हम मतलब है कि ये तहरीक एतमाद पेश ही ना करते। जब हमने की तो हमने अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद ही की है। लेकिन उसकी मैं आपको एक दो बुनियादी वजूहात, देखें 22 करोड़ अवाम इस वक्त ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस गैर आईनी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इस वक्त
मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका है, सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है। इमरान खान नियादी और उसकी एटीएम की जो करप्शन के किस्से हैं वो ज़बाने ज़दे आम है। और इसके साथ साथ इनकी ये नहीं है कि मुल्क हमारा को मुआशी तौर पर, खुदा ना, हमारा मुल्क तो मुआशी तौर पर बहुत अच्छा था। जब हमारी हुकूमत गई तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6 के करीब जा चुका था। आपको पता है कि जिमींदार को बिजली का यूनिट 5 रुपए में मिला करता था, ब्याज सस्ती मिली करती थी, खादे जिमींदार को अच्छी मतलब है कि कीमत पर और मुनासिब दाम पर मिलती थी। तो आज तो आम आदमी ना बिजली का बिल अदा कर सकता है, ना दवाई खरीद सकता है, ना मतलब है कि वो कोई अपने बच्चों का इलाज करवा सकता है, उनको स्कूलों में पढ़ा सकता है। इनका ये अंदाजा करें, ये सेहत पर और एजुकेशन पर बात करते हैं। गौहर साहब देखिए जहां पर ऑपोजिशन जहां पर इतनी पूरे एतमाद दिखाई दे रही है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से भी मुकम्मल पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है, जितने भी नाराज अरकान हैं उनको भी राम करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमत कोई बड़ी ऑफर पेश कर देती है, नाराज अरकान को बनाने में कामयाब हो जाती है, तो पूरी जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियां चुगी खेत। बात ये है कि वो जो देखे ना, इसकी कई वजूहात है। अब इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास चॉइस बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि जो इनकी कश्ती पे सवार लोग थे, आपने देखा है वो तो ऑलरेडी उधार पे लिए हुए और किराए पे लिए हुए लोग थे। वो लोग थे, आप इनकी बदरा की लाइन देख ले, वो सारी की सारी आपको काफ लीग नजर आएगी, कुछ नून और पीपल्स पार्टी से भी लोग लिए गए थे। लेकिन अब ये नौबत है कि वो लोग आइंदा, वो सियासी लोग हैं, वो उन्होंने इलेक्शन में जाना है, वो बल्ले के निशान पर जाकर अवाम के गैदो गजब का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सियासी वजूद को बरकरार रखना, तो वो डूबती हुई कश्ती पर क्यों सवार होंगे? जाहिर है वो चाहेंगे कि अगर आइंदा उन्होंने जाना है तो वो किसी पॉपुलर पार्टी को साथ लेकर जाए। ठीक है, बलोच साहब साथ रहिएगा। अब हमारे साथ फरीद रईस भी मौजूद हैं। फरीद, अब मुझे आपसे जानना ये है, बताइएगा कि अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है मनाने में नाराज अरकान को, तो क्या कुछ तब्दीली हो सकती है आने वाले दिनों में? बलोच साहब हमारे साथ हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे हैं, और उनको सलाम अर्ज करता हूँ। बलोच साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक सवाल अगर आपकी इजाजत से मैं बलोच साहब से अगर करूँ, तो अगर आपकी इजाजत। बलोच साहब, ये तो बता दें जरा सा कि चले ये सारी मूव, सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये कि वो जिन खान साहब के एटीएम्स को आप लोग तनकीद का निशाना बनाते थे, जहांगीर खान तरीन को, अलीम खान को, आज उन्हीं पर निगाहें क्यों मरकूज कर लिए बलोच साहब? देखिए, बात सुने कि इस वक्त जो मतमा नजर है, वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है, वो 1 मिनट के लिए भी इस नाकाम हुकूमत को, इस करप्ट हुकूमत को जो है वो बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। और अगर इनको मौका दिया जाता है हुकूमत करने का, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी तबाही की तरफ जा चुका है, मुआशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है। मेरा सवाल बस ये मैं पूछना चाह रहा था जस्ट उसके ऊपर कि जिन पे तनकीद किया करते थे, आज उन्हीं से राब्ते हो रहे हैं, आज उन्हीं को अपनी कश्ती में सवार क्यों कराने की कोशिश कर रहे हैं बलोच साहब? मैं उसी तरह, मैं आपका जवाब दे रहा था, आपने मेरी बात काट दी है। मैं रईस भाई ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी जो तरजीह है वो इस गैर आईनी हुकूमत को किसी आईनी तरीके के साथ हटाना है। जाहिर है तो उसका आईनी तरीका जो है वो अदम एतमाद है। अदम एतमाद जो है वो नंबर ऑफ गेम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा इनका मुसल्लत रहना ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये इक़्तिदार में रहे, इनको इक़्तिदार से अलग करने के लिए आपको पता है कि बड़ा एक वो महदूद सा एक ट्रैक है जिसमें से इलेक्टोरल कॉलेज है जिससे बंदे लेकर इनको हटाना है। तो लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि जो लोग भी ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने इस कश्ती से उतरना है और वो अपनी गलतियों का अजाला करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो 4.25 साल इस अवाम के साथ होता रहा आइंदा ना हो, तो वो अगर आते हैं तो मतलब कि वेलकम, इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। वरना उनको भी पता है कि अब अगर इसी तरह बल्ले के निशान के ऊपर वो अवाम के सामने जाएंगे, ये जो हिस्सा डालेंगे, ये कार्य खैर में अपने हिस्सा डालेंगे या उसका हदिया भी वो वसूल करेंगे कोई?
नहीं देखें, ये अभी तक तो बात बिल्कुल गैर मशरूत हमायत की हो रही है। अभी तक कोई इस किस्म की बात नहीं हुई कि हमने कोई उनको ऑफर किए। देखिए मैं देखिए आने वाले दिनों में ऑफर्स का भी पता चल जाएगा कि कौन ऑफर करता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से फरीद काफी कोशिश की जा रही है। आज भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नाराजगियां ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान में बीएपी नाराज है, सिंध में एमक्यूएम को मनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब अब उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिनसे माजी में उन्होंने काफी अरसा मुलाकात नहीं की, तो हुकूमत की बेबसी तो नजर आ रही है वाज़ेह तौर पर। नहीं देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मूव बनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो तहरीक जमा करा दी गई है, वो यकीनन गवर्नमेंट कोई भी होती, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात नहीं है। इस जगह पे कोई भी हुकूमत होती है वो फायर फाइटिंग मोड पे आ जाती है। यकीनन इत्तेहादी जो है उससे प्राइम मिनिस्टर मुलाकातें कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चौधरी शुजात हुसैन की इससे पहले तबीयत बहुत नासाज रही है, लेकिन खान साहब उस पर उनकी अयादत को नहीं गए। लेकिन जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला शुरू हुआ तो चौधरी साहब से मुलाकात के लिए, चौधरी शुजात से इमरान खान साहब मुलाकात के लिए भी चले गए। अपने इत्तेहादी एमक्यूएम जो है उनसे वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन वो फायर फाइटिंग मोड पे हैं। लेकिन दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा से ये जिनकी तरफ निगाहें मरकूज हुई है, बलोच साहब ने बिल्कुल सही कहा, बलोच साहब ने, कि जो नंबर्स उनके पास असेंबली के अंदर है वो उनके अपने नंबर्स पूरे नहीं है। उसके लिए उनको इधर से उधर से उनको देखना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। अपनी झोली में वो सारे के सारे जो है वो अपने दामन में, अपने आंगन में गिराने पड़ेंगे वो लोग जो कि इस हिस्से में उनके उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा बनेंगे। लेकिन सवाल एक ये है कि क्या वाकई ये जमीर की आवाज पर लब्बैक कहेंगे वो तमाम लोग, या फिर माजी की तरीके से हर बार उन मफादात के लिए या फवायद के लिए वो चाहे किसी भी सूरत में हो उसके लिए वो इनका साथ देंगे या ये गारंटी मांगेंगे। फरीद, हुकूमत की अगर सिचुएशन का है वो ओपन बैलेंस है, ठीक है, अगर हुकूमत की सिचुएशन का अगर अभी तफसीली तौर पर जायजा लिया जाए, आप क्या समझते हैं हुकूमत ऐसे कौन से टूल इस्तेमाल कर सकती है पूरी सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपने जो इत्तेहादी, मैंने आपसे एक बात की, जहांगीर खान तरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, उनके साथ अलीम खान भी मिल गए हैं। अलीम खान जहांगीर खान तरीन के साथ मिलके जो एमपीएस एमएनएस हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस एरिया को एड्रेस कर लें तो वो बहुत हद तक अपनी चीजों को बचा सकते हैं। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर अपने एलाइज जो हैं जिसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुस्लिम लीग काफ है, उनको एड्रेस कर ले, जीडीए है उनको एड्रेस कर ले। देखिए एमक्यूएम की तरफ से कहा गया क्योंकि ऐसा माहौल बन गया उसके अंदर नबिया हर कोई अपना अपना ना भाव बढ़ा रहे हैं। मैं ओपनली ये बात कहूंगा, अपनी डिमांड अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मेरी गुज़िश्ता दिनों जो पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें से मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ लीडरान से मेरी मुलाकातें हुई हैं और मैंने उनसे यही सवाल किया एक गुफ्तगू के अंदर बैठने के बाद कि जनाब ये हो क्या रहा है। ठीक, तो सवाल जवाब यही था कि जनाब इसमें अपनी अपनी वैल्यू, हर कोई एक नहीं, हर कोई अपनी अपनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, हर कोई अपना अपना जो भाव है वो बढ़ा रहा है, अपनी अपनी डिमांड सामने रख रहा है। एमक्यूएम की तरफ से डिमांड ये आई है कि जनाब उनको एक और वजारत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर फरूक नसीम जो है जो कि वजीर कानून है, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं, आप हमें एक जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसके साथ साथ एक और दे। इसी तरीके से डिमांड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर फरीद, इस टाइम अगर हुकूमत को अपनी पोजीशन मुस्तहकम करनी है तो हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऑफर्स देनी पड़ेंगी और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनकी जो डिमांड है वो भी सेम दिखाई दे रही है। अगर माइनस बुजदार फॉर्मूला ये वाली जो डिमांड की जा रही है तरीन ग्रुप की जानिब से, अलीम खान की जानिब से, अगर खान साहब इस पे एग्री हो जाते हैं तो हुकूमत जो है उसकी पोजीशन मुस्तहकम होते हुए दिखाई देती है। दो कि खान साहब ने बुज़दार साहब की तारीफ कर दी जिसकी वजह से लग रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अलीम खान जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से डिमांड आई है कि माइनस बुज़दार करें। बुज़दार साहब कहते हैं या तो मैं रहूंगा या फिर आप ये ओहदा जो है परवेज इलाही को दे दें। परवेज इलाही साहब ने जो है बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा किया कि जनाब थैंक यू सो मच, आपने मेरा नाम लिया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने बुज़दार साहब को पीछे से बैक कर दिया और उन्होंने कहा जी अपना काम जारी रखें। बुज़दार साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं जी आप अपना काम जारी रखें। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि इस सूरत हाल प्राइम मिनिस्टर क्या बातचीत करते हैं। देखें अलीम खान को मनाने के लिए उन्होंने इमरान इस्माइल को भेजा, शाह फरमान को भेजा, अपने गवर्नर अपने एड जो है वो इस वक्त दौड़ा रहे हैं मनाने के लिए। बात क्या पे अगर खान साहब ऐसी सूरत हाल के अंदर
टाइमली डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, तब तो ये लगता है कि वो अपने आप को बचा पाएंगे। वरना तो जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है अपोजिशन का, लगता यही है कि जो लोग हैं उन्होंने अपोजिशन ने पूरे किए हुए हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने होमवर्क मुकम्मल किए बगैर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं कराई, अनलेस एंड अनटिल को उनको ये यकीन नहीं हो चला कि उनके पास मतलूबा नंबर मौजूद हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त टाइमली और बहुत ही इमीडिएट एंड क्विक डिसीजन लेना जरूरी है कि आया वो सिर्फ बुजदार साहब को बचाते हैं या फिर वो अपनी पूरी गवर्नमेंट को बचाते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो कहीं ये ना हो खान साहब को कि वो बुजदार साहब को बचाते बचाते वो अपनी कुर्बानी चढ़ा दें, तो फिर तो ना वो रहेंगे ना बुजदार साहब रहेंगे, और तो फिर आपके सामने फरीद, रात को एक और बड़ी हैपनिंग हुई है कल रात को, वो भी मैं आपसे उस पर तज्जिया लेना चाहूंगी कि कल रात को पंजाब में एक और हम ख्याल ग्रुप सामने आया है, गजनफर छीना ग्रुप का, और आज इजलास भी उस हवाले से होने जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से विफाक में भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है। देखें, एक चीज है, आपने एक देखो शीशा, अगर आपने देखा तो उसमें अगर एक हल्का सा क्रैक पड़ जाता है तो फिर वो डेंट्स शुरू हो जाते हैं पड़ना, वो क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं। यही कुछ इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन चीजों का सामना है कि उसके अंदर से उनके कुछ लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर अभी पीटीआई के नूर आलम खान की गुज़िश्ता दिनों आपको तकरीर याद होगी असेंबली के अंदर कि उन्होंने कहा जी कि जो फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए लोग हैं बस इनको ही मौका मिलता है, इसके अलावा तो किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरीके से मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के कुछ एमएनएज हैं जिनकी तादाद 10 से ज्यादा है, उन एमएनएज के अंदर भी जो है वो इसी तरीके की रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। उनको असेंबली माइक नहीं दिया जाता, उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो मुझे तो कहीं ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के जो एमएनएज है उनका भी एक ग्रुप वाज़े तौर पे सामने आ जाए। ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले चंद दिन काफी इंपॉर्टेंट है, अहमियत के हामिल है। बलोच साहब, आपसे मुझे जानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये बैरूनी कुव्वतें करवा रही हैं। इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून है वो भी यही इल्जामात माजी में लगा चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नबिया, ये तो बड़ी मजाका खेज बात है, बड़ी सिंपल बात है कि अगर हम इस बात को तस्लीम करें कि बैरूनी कुव्वतें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, यकीनन वो बैरूनी कुव्वतें हमेशा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि उनके सबसे बड़ी फैसिलिटेटर तो खान साहब खुद रहे। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहली दफा हुआ कि मकबूजा कश्मीर जो है उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया और खान साहब खामोश रहे। खारजा अमूर पर हम लोग तन्हाई का शिकार रहे। हमारे मुल्क में आपको पता है कि आपने देखा है कि जो महंगाई, जो करप्शन, जो मईशत की तबाही, ये सारी चीजें और हमने स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया। फिर आप देख लें कि हमने फैटफ का कानून पास करवाया। फिर उसके बाद आप देख लें कि हमने जो है वो मिनी बजट लेकर आए, अवाम पर महंगाई मुसल्लत की, मुल्क में करप्शन मुसल्लत की। तो ये सारी चीजें बैरूनी कुव्वतें जो हमारे खिलाफ है वो तो ये सारा कुछ देकर खुश है। ये तो सारा कुछ 72 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये सारे काम तो खान साहब ने कर दिखाए हैं। पाकिस्तान में खान साहब मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, यही वजह, इनका निकालना मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। ये उन कुव्वतों के मतलब एक पसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं जो कुछ इन्होंने अब किया है। तो लिहाजा इनका घर जाना जो है वो मतलब है कि बहुत जरूरी है। और ये खान साहब हम पर इल्जाम ना लगाए। हमने हमारे दौर में हमेशा पाकिस्तान, आपको याद है 40 के मुकाम पर धमाके किसने करवाए थे? वो मियां नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे। तो हमने तो हमेशा पाकिस्तान की सलामती को मद्देनजर रखा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब का। अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। अब तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो शहर इक़्तिदार पर है, सियासी माहौल गर्म है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। लेंगे एक ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे न्यू पाकिस्तान में, साथ रहिएगा।